nation now. I'm Pradeep. Now beyond this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether it gives supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. And the political pundits also say that there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves, because if the economic and the political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome esteemed guests in our studios today. We welcome Asif Farooqi Sahab from the Indian National Congress. Asif Farooqi Sahab, namaskar, welcome to the show. Namaskar, sir. We welcome Dr. Aviral Malik ji. Dr. Aviral Malik ji from the Bharatiya Janata Party is right now from Uttar Pradesh. Aviral Malik ji, welcome to the show. Namaskar. जी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज इलेक्शन कमिश्नर ने डिक्लेयर किया पूरा नेशन वाइड एसआईआर फर्स्ट फेज में 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। नाउ तरह तरह के अलग अलग, तमिलनाडु से विरोध होने लगा, केरल से विरोध होने लगा। हाउ डू यू सी द एंटायर एपिसोड? आरएसएस भी बार बार कह रहा था कि नेशन वाइड एसआईआर होना चाहिए, बीजेपी कह रहा था नेशन वाइड एसआईआर होना चाहिए। किस प्रकार से देखते हो और क्या आगे जाके किस प्रकार से विरोध होगा? जी देखिए, जो भी व्यक्ति राजनीति को समझता है वो इस चीज को कम से कम समझेगा। हमेशा हर व्यक्ति जानता है जो भी राजनीति में है कि भाई किन मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए और जनता किन मुद्दों के आधार पर प्रभावित होती है। जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, सड़कों का विकास चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आती रहे, जो पेयजल है वो पहुंचे घर घर तक और पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो। इस पे जनता पूर्ण रूप से अपना ध्यान रखती है कि कौन इसके आधार पर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ी आबादी, कृषकों की आबादी इस देश में मौजूद है, किसानों की आबादी, किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में मौजूद है। उस किसान एक तरीके से कृषकों की उस आबादी से मैं समझता हूँ विपक्ष का कोई लेना देना नहीं। विपक्ष किसान पे बात ही नहीं कर रहा है। इन्हें पता नहीं कहां से कौन से मुद्दे सुझाता और कौन इनका सलाहकार है। ये बात करेंगे एसआईआर की, ये कहेंगे वोट चोरी, ये बात करेंगे ईवीएम पे। ईवीएम के विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया था, उसके बाद ईवीएम का मुद्दा दब गया। हालांकि रह के कोई व्यक्ति ईवीएम की बात पुनः कर देता है। अब बात आती है एसआईआर की, तो जब विषय है एसआईआर का, मैं समझता हूँ जब इन्हें हार दिखती है तो ये कुछ भी उल्टे सीधे मुद्दे उठाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे इल्जाम और आरोप लगाते हैं। मेरा तो स्पष्ट सा मानना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, लोकदल का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो एक सामान्य नागरिक हो, वो हमेशा सब लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सम्मान करना चाहिए और सब सम्मान करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या, एक विकराल समस्या का रूप ले चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव आयोग है और एक तरीके जो चुनावी एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, मैं समझता हूं उसके ऊपर से भरोसा किस प्रकार से जनता का हटे। ये कहां से कौन षड्यंत्र कर रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। और उसके साथ साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, स्वतंत्र एजेंसियां हो, स्वतंत्र संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, या जुडिशरी हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, और मीडिया हो जिसको गोदी मीडिया कह दिया जाता है, और जो एक तरीके से लोअर कोर्ट्स उनको कह दिया जाता है कि भाई लोअर कोर्ट्स में कैसे डिसीजन होते हैं। ये वो दिल से विद कपिल सिब्बल करके एक प्रोग्राम चलता है, तो सिब्बल साहब ने भी उस विषय पे बात की थी कि भाई जो नीचे की कोर्ट्स के जो फैसले आते हैं ज्यादातर वो किसके पक्ष में होते हैं, वो हमेशा ही खिलाफ जाते हैं, और वो क्यों जाते हैं वो जनता के ऊपर छोड़ते हैं। मैं समझता हूँ सब चीजों के ऊपर, पूरे लोकतंत्र के ऊपर, पूरे प्रजातंत्र के ऊपर सवाल खड़ा कर देना या जनता का विश्वास लोकतंत्र से हटे, ऐसी साजिश रचना, ये बहुत दुखद है। क्योंकि जहां तक विषय सार्वजनिक संस्थाओं का, वो सबकी है, वो कांग्रेस के जमाने में भी थी, आज के समय में भी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई अपमान करे, मैं समझता हूँ वो पूर्ण रूप से गलत है। और ये चीज मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कह रहा हूँ, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ पब्लिक, मैं इस बात को कह रहा हूं कि किसी प्रकार से चुनाव आयोग का अपमान नहीं होना चाहिए। और जहां तक विषय है चुनाव आयोग का,
और जहां तक चुनावों का विषय है, चुनावी प्रणाली का विषय है, जब जनता वोट डालने जाती है, विश्वास के तहत जाती है कि कोई व्यक्ति है वो जाता है वोट डालने, वो कांग्रेस को वोट देता है, बीजेपी को वोट देता है, वो सोचता है कि इसकी सरकार बनेगी या ये प्रत्याशी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेगा। तो क्या इस प्रकार के सवाल, जो इस प्रकार की बातें विपक्ष कर रहा है, क्या उस मतदाता के विश्वास को डगमगा नहीं रही है चीज? क्या उस मतदाता के विश्वास को हटाने का ये प्रयास नहीं है? मैं समझता हूं ये बहुत गलत है, और ये लोकतंत्र के लिए गलत है, ये सबके लिए गलत है। ये इसके लिए भी गलत है, उसके लिए भी गलत है। ये अपना पराया कुछ नहीं है, ये देश अपना है, सबका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होनी चाहिए, और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक ये पूरा भारत एक परिवार है। और मैं समझता हूं कि इस देश की संस्थाओं पे सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स पे और मीडिया पे, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया, उस पे सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, और अधिकारियों पे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव पे सवाल खड़ा किया जाता है। लेजिस्लेचर में हम हैं, ठीक है, निश्चित रूप से इनका अधिकार है आलोचना करना, सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए, और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। हमारी आलोचना कीजिए, बीजेपी की आलोचना कीजिए, जिसकी सरकार है उसकी आलोचना आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संस्था है, उसका अपमान करना मैं समझता हूं सही नहीं। आसिफ फारूकी साहब फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप सुनिए डॉक्टर अविरल मलिक, आपको इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आप बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इज द बैक ऑफिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। फारूकी साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नेशन वाइड एसआईआर होगा, क्या इससे कांग्रेस विल बी हैप्पी अबाउट द वे थिंग्स आर? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा? आसिफ फारूकी साहब। अच्छा, मैं अभी अपने भाई मलिक साहब की पूरी एक स्पीच सुन रहा था। हम लोग चंद लफ्ज़ों में जवाब देंगे, ये पूरी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझको ये समझ में नहीं आता है कि हम अगर किसी एजेंसी पे या किसी मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं तो ये बीजेपी वालों को मिर्ची क्यों लग जाती है? हाँ, ये क्यों परेशान हो जाते हैं, ये क्यों जवाब देने लगते हैं? भाई, इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अगर राहुल जी ने, अपोजिशन ने, या किसी एक जनता के में से उठ के किसी ने सवाल उठाया है तो उसका वो सही तरीके से जवाब दे देंगे। कानून है, उसकी पूरी प्रक्रिया है, उस तरीके से करें। ये मिर्ची लग जाती है। अब यहाँ पे आके देखिए, मलिक जी इतने समझदार आदमी है, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए। ये लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? मुझको एक बात ये नहीं समझ में आती है, क्या हक नहीं है अपोजिशन का या पब्लिक का कि किसी से सवाल जवाब कर सके? और मुद्दे इतने तरीके से उठाए गए हैं, प्रूफ के साथ उठाए गए हैं, भले वो आपको लगता है कि गलत है, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप क्यों बीजेपी वाले उठ जाते हैं उनकी तरफदारी में? मुझको एक बात नहीं समझ में आ रही है। और इन्हीं सब चीज़ों से मुझको लगता है मामला गड़बड़ हमको लगते हैं, और वो बात और गलत लगती है। इनकी जो मर्जी होती है, इनकी जो मंशा होती है, जो पब्लिकली हमको नज़र आती है कि बीजेपी का ये साथ होगा, बीजेपी को इससे फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसी हर प्रक्रिया न सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बल्कि और दूसरी एजेंसियां जो है वो करती हैं, जिस पे अगर हम उंगली उठाते हैं तो ये लोगों को मिर्ची लगती है, और एजेंसीज को जवाब नहीं देती है। तो उसका जवाब आप मलिक साहब से पूछिए ना, सब क्यों इनको मिर्ची लगती है? अपोजिशन, इसका मतलब आपको अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपोजिशन ख़त्म कर दें, आप खुश रहेंगे, बस ख़त्म हो गई बात। मलिक साहब, यू वांट टू आंसर दैट? आसिफ फारूकी साहब का कहना है कि वी आस्क क्वेश्चंस टू द इलेक्शन कमीशन, जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जवाब बीजेपी से क्यों मिलता है? बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रहा है? डॉक्टर मलिक जी, देखिए, एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन मैंने ये चीज नहीं कि, मैंने स्पष्ट रूप से कहा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और सब इस देश के नागरिक हैं। और मैं समझता हूं ये जो भारतीय संविधान है, ये जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रवक्ता मौजूद है उनका भी उतना ही है, और ये संविधान मेरा भी उतना ही है। इस संविधान पे सबका यकीन है, और ये संविधान का उतना ही एक तरीके से अधिकार इस संविधान पे राहुल जी का है जितना मेरा है। सब इक्वल है। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल स्पष्ट है। और सबके उतने ही फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके भी उतने ही हैं, मेरे भी उतने ही हैं, राहुल जी के भी उतने ही हैं, प्रियंका जी के भी उतने ही हैं, सोनिया जी के भी उतने ही हैं, मोदी जी के भी उतने ही, सब निश्चित रूप से इक्वल है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं समझता हूं जब सब इक्वल हैं तो निश्चित रूप से सबका अधिकार बनता है, सबका फर्ज बनता है कि इस देश की एक तरीके से लोकतंत्र को बचाना, इस देश के लोकतंत्र को पूर्ण रूप से मजबूत करना, इस देश के संविधान की रक्षा करना, और अटूट विश्वास इस देश के संविधान पर रखना। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से आरोपों का,
मैं समझता हूँ किसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कंडक्ट कराने का काम करता है और उस चुनाव में सब भागीदारी करते हैं। उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें बनी। इस देश में कांग्रेस की सरकार भी अगर रही तो वो चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कंडक्ट कराए थे। 2004 से 2014 तक यूपीए 1 एंड यूपीए 2 रही, मनमोहन सिंह जी लेड गवर्नमेंट रही, तो निश्चित रूप से वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम के माध्यम से रही। मैं समझता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब भी अगर इस देश के, इस मुल्क के वजीर आजम रहे तो ईवीएम के माध्यम से ही रहे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय ईवीएम का, ईवीएम के माध्यम से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। ये सारे के सारे पूर्ण रूप से रेवंत रेड्डी भी ईवीएम के माध्यम से ही मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी दोनों अगर लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा के सांसद हैं, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ही चुने गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही वो चुनाव कंडक्ट कराया गया था। और अगर इतना अविश्वास है इन लोगों का ईवीएम के ऊपर, तो मैं समझता हूं सबसे पहले अपने इस्तीफे देकर उसके बाद उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि ये ईवीएम के साथ नहीं है। अगर ईवीएम के साथ नहीं है या आप कहते हैं ईवीएम बेईमाना करता है, तो आप उस बेईमाने में आखिर क्यों शामिल हो रहे हैं? उस बेईमाने के माध्यम से सत्ता हथियाने का काम आखिर क्यों कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अगर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी ईवीएम से ही मुख्यमंत्री हैं। और निश्चित रूप से जहां तक विषय ईवीएम का, अगर आप ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं, अगर आप चुनाव प्रणाली पे सवाल खड़े करते हैं, तो सबसे पहले जो लोग चुने गए हैं ईवीएम के माध्यम से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद विरोध करना चाहिए। ये एकदम लोकतांत्रिक रहेगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। फारूकी साहब, यू वांट टू आंसर दैट? फारूकी साहब, बात यह है कि 12 स्टेट में महाराष्ट्र का नाम नहीं है। महाराष्ट्र में अब लोकल बॉडीज का इलेक्शन होने वाला है। महाराष्ट्र में बीएमसी, टीएमसी, केएमसी, जितने लोकल बॉडीज हैं और जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, उन सब का चुनाव होने वाला है, मगर महाराष्ट्र के नाम उस एसआईआर में नहीं है। किस प्रकार से देखते हो फारूकी साहब? सर, अभी इलेक्शन हुआ था इससे पहले असेंबली का, और उसके अंदर जितनी धांधली हुई और जितनी चोरी हुई उसका बहुत ही बड़ा ब्यौरा पूरा खोल के रख दिया गया है, जिससे बीजेपी को और इनकी दूसरी जो फ्रेंडली पार्टियां हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचा है। तो मुझको लगता है कि ये उनके हक में बेहतर है, इसलिए वो महाराष्ट्र का नहीं करेंगे। लेकिन और दूसरी जगह पे जहां ये अभी तक चोरी नहीं कर पाए हैं या जिसमें अभी गड़बड़ी नहीं कर पाए हैं, ये एसआईआर के माध्यम से ये लोग चोरी करेंगे और ये बकबक करते रहेंगे। एजेंसीज को नहीं बोलेंगे कि भाई अगर न्यूट्रल हैं, ये आपको ये सत्ता के अंदर है, ये क्यों नहीं गवर्नमेंट के को चाहिए कि एजेंसी को बोले कि तुम इसका बराबर जवाब दो, हमको शक हो रहा है अपोजिशन ने इतना बड़ा सवाल कैसे खड़ा कर दिया, तब तो हम इनकी बात मानते। लेकिन ये तो हर जगह से एजेंसी खामोश हो जाती हैं, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर जवाब देते हैं, यहाँ से इनके प्रवक्ता जवाब देते रहते हैं, जिससे हमको बड़ा शक लगता है सर कि ये सारा मिलजुल के ये मिली जुली काम करना चाहते हैं और ये संविधान का कोई ख्याल नहीं रखना चाहते हैं। बहुत से एग्जाम्पल दे दिए सर, मुंह दुख गया और इससे ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ये लोगों से ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ के कोई लोकल एमएलए है, गंगा में जाके उन्होंने पानी को उठाया और ये दिखाया कि भाई ये देखिए कितना गंगा साफ़ है, जबकि वो नीचे थोड़ा सा पानी बॉटल के अंदर लेके गए थे और उसको लोगों ने, उनके ही लोगों ने रिकॉर्ड करके और वायरल कर दिया। तो इस किस्म की ये खुली चीटिंग करते हैं, जिससे मुझको लगता नहीं है कि पब्लिक को उनके ऊपर भरोसा है। और ये अब ये बोलते हैं कि हम ये जीत के आते हैं। अरे भाई क्यों नहीं ये बैलेट पेपर से करवा देते, या इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है उस इल्ज़ाम को उसको दूर करें, उसको एजेंसी को बोले, इलेक्शन कमीशन को बोले कि भाई आप इसका पूरा जवाब दो, उसका ब्यौरा दे। उसके बाद अगर बोलता है कोई, अगर वो उनकी गलती वो सही कर देते हैं, बोलता है तो समझ में आता है। वो तो कुछ नहीं करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी चाह रही है और जो गवर्नमेंट चाह रही है वैसे वो अपना काम करते चले जाते हैं और बाद में उसका वो आता है। देखिए इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जब उसमें सीट पे थे तब तो अच्छे फैसले दिए, ख़राब दिए। अब हम उसके एनालिसिस, मैं तो इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि उसके एक एक वर्ड हूँ, लेकिन निकलने के बाद उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जो उनको
सीट पे रहते वक्त उनको सही कर देना चाहिए। बाहर निकल के अब क्या वो फायदा है बोल के। तो मुझको लगता है कि ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में गवर्नमेंट आती है और ये किसी तरीके से अपोजिशन के साथ में उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते, जबकि इनको सुनना चाहिए। जिम्मेदार लोग उसके सवालात उठा रहे हैं और उस सवाल का उनको सही तरीके से जवाब देना चाहिए, और नहीं तो फिर जैसे देश को चला रहे हैं, आइंदा आगे आने वाले दिनों में ये देश खोखला हो जाएगा। जितने हमारे ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं और जो इकोनॉमी का हाल हो रहा है, जो नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा देने से ये काम नहीं बनने वाला है। और मुझको लगता है ये बड़ा ही गंभीर विषय है। मलिक साहब समझदार आदमी है। मलिक साहब को एक पूरे देश के अगर हित में कोई बात करनी है और देखनी है और उसको चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और देश की कोई समाजी और आर्थिक व्यवस्था के ऊपर कंट्रोल रहे और सही तरीके से चले, तो मुझको लगता है कि जितनी जल्दी हो सके इन सब एजेंसियों के ऊपर भी वैसी ही नज़र रखना चाहिए जैसे अपोजिशन रखती है। सर, We welcome Dr. Surena Malhotra ji from the NCP Sharad Pawar. Dr. Malhotra, welcome to the show, madam. Namaste. Good evening. Good evening and happy in advance. Happy Chhat Puja for everybody. in advance. Yes. डॉक्टर मल्होत्रा जी, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में हम लोग एसआईआर करने वाले हैं। महाराष्ट्र इज नॉट इंक्लूडेड। आपका 1 तारीख को एक विशाल मोर्चा जाने वाले, यूनाइटेड कंबाइंड, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार साहब एंड कांग्रेस, एंड महाराष्ट्र is not included in this. Local bodies or not. Dr. Malhotra, your comments. Yeah, definitely, and that's the reason that we are having this big morcha, and for all the opposition is united, and MNS is also joined in, and this is basically, it is for the people. This morcha is for the people. It is to save the democracy. It is nothing like it's not a political morcha. It is we are trying to voice the people's concern. People's concern is that the democracy should be preserved, and why Maharashtra is left behind. I mean, we find so many loopholes in the whole process, and which the election commission doesn't answer into this. So that's the reason this is the united front. That we are voicing the people's opinion, we are voicing the people's concern, and basically we want that democracy should be saved. And that is the main concern, and for that everybody has come together, and I'm sure it's going to be a very big morcha, and people's voice will be heard. डॉक्टर मल्होत्रा, आज भी निराधार में एक मेळावा था जो यूबीटी आदित्य ठाकरे ने कंडक्ट कर दिया। आदित्य ठाकरे जी ने फिर हाईलाइट कर दिया किस प्रकार से वोट चोरी हो रहा। राहुल गांधी जी वोट चोरी के बारे में कहा, शरद पवार साहब वोट चोरी के बारे में, सुप्रिया सुले जी वोट चोरी के बारे में कहा, अब आदित्य ठाकरे। हाउ डू यू सी दिस? ये वोट चोरी का इतना बड़ा, आप लोगों ने, शरद पवार साहब भी उस मीटिंग में थे जब स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने मीटिंग हुआ था, उसमें हाईलाइट कर दिया था, अपडेट कीजिए बिफोर द लोकल बॉडीज। व्हाट स्टॉप्स, डॉक्टर मल्होत्रा, आपको क्या लगता है, व्हाट स्टॉप्स द गवर्नमेंट इतना प्रोटेस्ट होने के बाद? इतना प्रोटेस्ट, बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू यूज दिस इलेक्शन कमीशन, उनके ऊपर उनको यूज करके they are trying to gain the majority, and this is what we the people of India, they don't want it to happen for the local body elections. The elections are now, I hope they are nearing, but the same thing should not be repeated again, because there are, even in the places like Mumbai, all these urban poor people's votes are their names are being deleted out, and the fictitious people's names are being thrown in, and this is what this is the manipulation. So this is the time where we have to put our foot down and say that no, the election has to be transparent. Otherwise, how the people are going to have faith in the main democracy of India? How the people are going to have faith? And this is what is happening. So this is a right way to do the things now, because they are not answering anything. So we have to show the united front, and this is what we want, the answers to all these things. Otherwise, the local body elections also, the same thing is going to happen. Then what's the point in taking the elections if that's the same thing is going to repeat? And now people are definitely losing faith in this Mahayuti government. They are losing faith. So this is what is this. Our party is united. Our party is definitely taking a stand in this. Dr. Malik sir, you heard Dr. Surena Malhotra ji, Sharad Pawar sir, Congress के हर्षवर्धन सतपाल जी,
राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी सब मिलकर लोकल बॉडीज महाराष्ट्र में होने वाले हैं। उससे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में, इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र को कहा था कि अपडेट कीजिए, उसके बगैर चुनाव मत लीजिए। इलेक्शन कमिश्नर ने आज अपने पीठ थपथपाया, कहा कि बिहार में एसआईआर देखो किस प्रकार से सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, एक भी अपील हुआ नहीं है, 100% सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल पार्टीज। व्हाई नॉट इन महाराष्ट्र? डॉक्टर मलिक, ऑल महाराष्ट्र ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि लोकल बॉडी से पहले अपडेट कीजिए। आप महाराष्ट्र को छोड़कर 12 स्टेट को एसआईआर में जोड़ दिया फर्स्ट फेज में। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर अविरल मलिक, इंजीनियरिंग, कैन ही हियर अस? डॉक्टर मलिक जी सुनाई दे रहे हैं आपको? Okay. Dr. Malik, can you hear me? Or we'll go to Asif ji before I come back to Malik again. आसिफ फारूकी साहब जी बिल्कुल, अभी आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर मलिक ये थे कि शरद पवार साहब है, हर्षवर्धन सतपाल है कांग्रेस के, राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी सब इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र से मिले थे। उन्होंने कहा लोकल बॉडी से पहले आप अपडेट कीजिए, बिना अपडेट के मत कीजिए चुनाव। इतना बड़ा संघर्ष और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में उन्होंने प्रपोजल दिया था, मगर आज जब चीफ इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया महाराष्ट्र को एसआईआर में नहीं किया, एसआईआर के लिस्ट में नहीं है। बिहार में जब एसआईआर हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन ने आज थपथपाया अपने पीठ, कहा कि इट इज अ सक्सेसफुल एसआईआर, नो अपील्स फ्रॉम एनी पार्टी। डॉक्टर मलिक, व्हाई नॉट महाराष्ट्र? जी नहीं, देखिए मैं तो स्पष्ट बिल्कुल कहा, जहां तक विषय एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल खड़े करने का, एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आप करोड़ों दर्शकों के मध्य में, ये चुनाव आयोग के खिलाफ बोलने की जो प्रणाली है ये पूर्ण रूप से गलत है और दुखद और निंदनीय और शर्मनाक भी है। क्योंकि जहां तक विषय एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, जुडिशरी का, मीडिया का, चुनाव आयोग का, स्वतंत्र संस्थाओं का, स्वतंत्र एजेंसियों का, ईडी सीबीआई का और एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, तो ये सब पार्ट हैं इस देश के लोकतंत्र के, और निश्चित रूप से सभी पिलर्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ईच एंड एवरी अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया शुड प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली भारतीय संविधान को प्रोटेक्ट करने का, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने का, मैं समझता हूँ जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी ही जिम्मेदारी सेम टू सेम विपक्ष की है। और निश्चित रूप से विपक्ष को जो बयान विपक्ष के द्वारा दिए जाते हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक देने चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ही आजादी से अब तक अगर सरकारों की चुनने की बात कर ली जाए और पिछली सरकार की केवल बात कर ली जाए तो मनमोहन सिंह जी की यूपीए 1 और यूपीए 2 भी इसी चुनाव आयोग के माध्यम से बनी थी। चुनाव आयोग ही इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है और पूर्ण रूप से ईवीएम के माध्यम से बनी थी विशुद्ध तरीके से। अब उसके बाद सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। 2014 के बाद से विपक्ष पूर्ण रूप से एक तो ईवीएम से नाराज चल रहा है और दूसरा चुनाव आयोग से भी नाराज चल रहा है। मैं समझता हूं ये जो विपक्ष की नाराजगी है ये पूर्ण रूप से गलत है, जबकि इनडायरेक्टली जनता के ऊपर निकाला जा रहा विपक्ष का गुस्सा है जो स्पष्ट नजर आ रहा है। फारूकी साहब, राहुल गांधी जी सबसे पहले हंगामा कर दिया, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, गदी चोर। शरद पवार साहब भी कहा कि वोट चोरी हुआ है महाराष्ट्र और अलग अलग स्टेट्स में। बड़ा स्टेट्स बीजेपी जीत जाता है, छोटा स्टेट्स किसी भी ऑपोजिशन को मिल जाता है। आसिफ फारूकी साहब, आज नहीं तो क्या जम्मू कश्मीर बड़ा स्टेट है या छोटा स्टेट है? पंजाब बड़ा स्टेट है या छोटा स्टेट है? और तेलंगाना की अगर बात कर ली जाए, रेवंत रेड्डी सरकार की बात कर ली जाए, सिद्धरमैया सरकार की बात कर ली जाए, ये एक तरीके से हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, तो ये बड़े स्टेट है, छोटे स्टेट है। और उसके साथ साथ दिल्ली को क्या कहा जाएगा, इस देश की राजधानी को, बड़ा स्टेट है, छोटा स्टेट है, ये क्या किस रूप में आकलन करते हैं, महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण नहीं है, जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी की जहां सरकार थी। तो आखिर विपक्ष को कम से कम बताना चाहिए। और जहां इनकी सरकार है वहां सब बढ़िया है। जितने इनके विधायक सांसद हैं पहले वो इस्तीफा दे, इनके नहीं दे,
मैं केवल उन विधायक सांसदों से, जनप्रतिनिधियों से इस्तीफे का निवेदन करूंगा जो ईवीएम का विरोध करते हैं, क्योंकि वो अगर जनप्रतिनिधि बने हैं तो ईवीएम के माध्यम से बने हैं। जब ईवीएम के माध्यम से वो जनप्रतिनिधि बने हैं तो इसका अर्थ है अगर वो बेईमान बता रहे हैं तो उस बेईमानी का पूर्ण रूप से वो भी भागीदार बन रहे हैं। तो इसलिए भागीदार ना बनते हो इस्तीफा दें और जनता के मध्य में जाए विरोध करने के लिए, लेकिन एक तरीके से कुर्सी पे ही बैठे रहेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि बेईमानी होती है स्पष्ट रूप से, तो बेईमानी भागीदार क्यों बन रहे हैं और बेईमानी के माध्यम से वो कुर्सी पे बने रहना आखिर क्यों चाहते हैं, ये कम से कम मैं सोचता हूं उन्हें उत्तर देना चाहिए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और उसके साथ साथ इस्तीफा देके जनता के मध्य जाएं और विरोध करें या जो भी करना हो करें। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी जवाब दे दिया था, उस विषय को भी इन्हें देख लेना चाहिए। मैं सोचता हूं उस विषय पे बात नहीं करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली जो बात आज असल में होनी चाहिए जनता के मुद्दों, इन्हें डिबेट करनी चाहिए विकास के मुद्दे पे, एजुकेशन के मुद्दे पे, हेल्थ सेक्टर के मुद्दे पे, एग्रीकल्चर सेक्टर के मुद्दे पे और रूरल डेवलपमेंट के, अर्बन डेवलपमेंट के मुद्दे पे, रेलवेज के मुद्दे पे। जो असल मुद्दे हैं वे छिप जा रहे हैं, उन पे डिबेट नहीं चाहते हैं। डिबेट एक अजीब से मुद्दे पे होती है और वो मुद्दा ऐसा होगा जिसका सिर पैर कुछ नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोर्ट भी एक तरीके से उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और एक तरीके कुछ ऐसे मुद्दे हैं, अलग ही टाइप के मुद्दे हैं जिन पे कोर्ट जाना भी नहीं चाहते हैं। एसआईआर का मुद्दा जनता के बीच में बोलेंगे, लेकिन जुडिशरी के माध्यम से ये कुछ नहीं इन्होंने किया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली ईवीएम का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ईवीएम जो चिल्लाने का काम एक तरीके से किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जवाब दे दिया। तो मैं समझता हूं ऐसे मुद्दे अगर ना उठा के ये किसानों के मुद्दे पर बात करें तो शायद इनकी कुछ भलाई भी हो सकती है और जनता की भी कुछ भलाई हो सकती है और असल मुद्दों पर चर्चा होगा। आसिफ फारूकी साहब, राहुल गांधी जी ने शुरू किया था, शरद पवार जी ने समर्थन किया कि वोट चोरी असल में हो रहा है और खासकर बिहार में एसआईआर का डिमांड की वोटर लिस्ट में धांधली है, हर चीज राहुल जी ने पहले किया। आज एसआईआर हो गया, हर चीज से वीड आउट हो गए और एक सक्सेसफुल एसआईआर एक्सपेरिमेंट हो गया। कैसे देखते हो, अब इलेक्शन कमीशन अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने किया जबरदस्त सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। फारूकी साहब, सर देखिए, अभी मैं अपने भाई मलिक साहब की वो पूरी स्टोरी सुन रहा था कि अगर ये गलत है तो ये इस्तीफा दे दें। भाई देखिए, आप प्रूव कर दीजिए कि हम गलत हैं तो हम आपकी बात मान लेंगे। आप तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने सवाल पूछा तो ये पूरी हमारी सबके एमएलए को रिजिग्नेशन चाहते हैं। मतलब आप मुद्दा जो हमने उठाया है उसको आप जो है वो इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के लिए नहीं कहेंगे। आप हमारी गवर्नमेंट, हमारे एमएलए, हमारे एमपी को आप चाहते हैं कि वो रिज़ाइन कर दें, तब आपका दिल ठंडा होगा। आपको राहुल जी ने कोई बात, मुद्दा सिर्फ ये उठाया नहीं है ज़ुबान से, उन्होंने प्रूव करके बताया। जिस थ्योरी से भी प्रूव किया, अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उसको प्रूव कर दीजिए कि वो रॉन्ग है। उन्होंने तो एक थ्योरी लाई, एड्रेस दिए, नाम दिए, पते दिए और अपोजिशन की या किसी एक इंडिविजुअल की उतनी ताकत नहीं होती है कि वो पूरे हिंदुस्तान भर में जाके एक एक चीज़ को निकाले और उसको अपने तरीके से प्रूव करे। जो भी उनकी सकत थी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाया, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, वहाँ पे चंद नाम दिए, कई मतलब ज़रूरत से ज़्यादा देने पड़े हमको, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उसको सीरियस नहीं ले रहा है। फॉर्मूला बताया, एड्रेसेस बताए, नाम बताए, कितने डबल है, ट्रिपल है, और उसी बिना पर शरद पवार जी कोई ऐसे आलू चालू खुदा ना खास्ता कोई लीडर नहीं है। वो बहुत ही सीनियर लीडर है, समझदार लीडर है, उनका एक क्रेडेंशियल रहा है। उन्होंने जब उस बात को समझा तो वो भी खुल के सामने आए कि भाई ये इसमें बाद में दम दिखती है। तो ये क्यों मिर्ची लग जाती है, बीजेपी वाले आके जवाब देने लगते हैं, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन जवाब देता है, क्यों नहीं एजेंसियां जवाब देती हैं। ये दूसरे मुद्दे की बातें घुमा फिरा के बात करते हैं। देश की हालत खराब हो चुकी है और उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने जाके उसको प्रूव किया कि भाई महाराष्ट्र में इतनी गड़बड़ी हुई है। अभी जल्दी असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, उसमें बताया कि एक एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने किस टाइप के लोगों का नाम काट दिया, किस टाइप के लोगों का नाम डाल दिया, एक एक नहीं, दो दो चार चार डाला, इस असेंबली में डाला,
उस असेंबली में डाला। इस तरीके की बहुत से प्रूफ्स के साथ हमने जमा किया, लेकिन चूंकि ये बीजेपी वालों को उसका फ़ायदा पहुंचने वाला है, इसलिए अभी जो ये छोटे इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे, उसके लिए वो लोग ने उसके अंदर महाराष्ट्र का नाम निकाल दिया। बाकी दूसरे स्टेट्स के अंदर SIR करेंगे, वो भी वो काम करेंगे, वो बातें, वो नाम जोड़ेंगे जिससे बीजेपी और उनके लोगों, क्योंकि पहले तो इन्होंने डिवाइड किया। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कहा कि इनके कपड़े से पहचानो इनके, तो ये डिवीजन का बात है, वरना कपड़े से क्या पहचानना। मैं अगर हिंदुस्तानी हूँ तो कपड़े और शक्ल और उसकी क्या बात है कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। लेकिन इन्होंने उसकी पहचान कराई, जनता के दिल बाद में आके डाला। वरना हम लोग तो सड़क पे चलते थे तो हम कभी नहीं सोचते थे कि हिंदू है कि मुसलमान है कपड़े से। हम, और हमको उसकी ज़रूरत नहीं है सर। अगर वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात करता है तो हम उसके रिलीजन को जानने की बात ही नहीं करते। यहाँ तक कि जब वो गलत बात करता है तो भी हम उसका रिलीजन नहीं जानना चाहते। हम चोर को चोर बोलना चाहते हैं, मुसलमान चोर और हिंदू चोर नहीं बोलना चाहते। तो मेरे ख्याल से ये डिवाइड एंड रूल वाली इनकी पॉलिसी है, और ये हर एक को डिवाइड करके फिर उस तरीके का नाम डाल के फिर गलत तरीके से सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और उसी के ऊपर ये काम कराना चाहते हैं। इनसे तो मुझको नहीं लगता है कि इस तरीके से बात हो सकेगी। क्यों नहीं ये लोग एक ओपन बैलेट के ऊपर इलेक्शन करवा के एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई देखिए, आपने कहा था कि ये तरीका है। पूरे वर्ल्ड में ये सब चीज़ें हुई तो कई प्रेसिडेंट और कई एजेंसियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर चाहे तो मशीन से गड़बड़ की जा सकती है। और एक आम फहम ज़ुबान में आप देख लीजिए कि आपके मोबाइल पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ से बैठे बैठे कर सकता हूँ। ये प्रूफ सारे सबको मौजूद है। अब मैं करके दूँ तभी आप मानेंगे, ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये बात सबको तय है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी भी मशीन को दूर से वो गड़बड़ी की जा सकती है। I want to talk to you आसिफ फारूकी साहब। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कांग्रेस का आलोचना किया, राहुल गांधी जी का आलोचना किया। बिहार में जब सीताराम केसरी जी के घर पर राहुल जी जाके अपने ट्रिब्यूट्स, अपने रिस्पेक्ट्स अदा किए, तो राहुल गांधी जी पे आरोप यह था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जब वो जीवित थे तो आपने इनको बाथरूम में बंद कर दिया, उनका धोती निकालकर उनको धक्का मारकर रोड पे, फुटपाथ पर धक्का मार के भेज दिया था। आप दलित विरोधी हो, आप दलित विरोधी तब भी थे, दलित विरोधी आज भी हो। मुखौटा बनकर आज चुनाव है बिहार में तो सीताराम केसरी जी को गले लगाने की बात कर रहे हो। फारूकी साहब, कितना सच्चाई है मोदी साहब के चार्ज में? सर, मोदी साहब की क्या बात करेंगे, इतना बड़ा फसाद हुआ मणिपुर 2 साल तक तो वो गए नहीं, और आगे बकबक वाली बात कर रहे हैं। केसरी जी हमारे प्रेसिडेंट थे और हमने उनके साथ में क्या किया नहीं किया, उस मुद्दे से क्या होने वाला है इनका, ये बिला वजह फालतू की बातें करते हैं। जब हम इज्जत करते हैं तब वो उसकी कोई डुप्लीकेट बात निकाल के लेके आते हैं कि बाथरूम में बंद किया तो ये। जब हम इज्जत करने, राहुल जी ने तो कोई बेइज्जती नहीं की उनकी, आज की तारीख में तो कोई बेइज्जती नहीं की। जब इज्जत की तो उसको प्रेस करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म की कोई पास में कोई मिसाल थी, वो लोग मर खप गए, वो दुनिया से चले गए। हमारी जो सोच है वो बहुत क्लियर, हमारे अंदर भी कुछ गड़बड़ लोग होंगे, कोई हम इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि हर पार्टी के अंदर होते हैं, होंगे, लेकिन हमारी जो सोच है वो बहुत क्लियर है और उस सोच के ऊपर काम करते हैं। राहुल जी की सोच बहुत क्लियर है, वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना जानते हैं। उन्होंने वो चीज़ प्रूव की। अब जब वो केसरी जी के घर पे गए, ये अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है। तो अब मोदी जी ने याद दिलाया कि साहब आपने ये किया था, साहब वो किया था। अरे ये प्रेस क्यों नहीं करते राहुल जी को कि ये राहुल एक अच्छा बच्चा निकला है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से किसी तरीके से कुछ गलत लोगों ने पास में कांग्रेस के अंदर कुछ गलतियां की थी तो ये उनको सही कर रहा है। ये बोलने के बजाय मतलब ये गिलास आधा खाली या आधा भरा, वो वाली बात है सर। तो मुझको लगता है कि ये नेगेटिव लोग हैं, ये लड़ाना और एक दूसरे को डिवाइड करके डाइवर्ट करके ये लोग अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और अब तो ये खुली हुई बात है, ये चोरी करके अपनी सत्ता में रहना चाहते हैं, न किसी सीनियर लीडर की इज्जत करते हैं। शरद पवार मोदी जी से कई गुना ज़्यादा सीनियर लीडर है, राहुल जी मोदी जी से कई गुना ज़्यादा यंग लीडर है। ये किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंक्वायरी करके देख लेते हैं, आप लोगों ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से ये
सर्कुलर निकल जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि भाई इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। उन्होंने ना छोड़ के हर एक प्रवक्ता को इजाज़त दे दी है, वो आके पब्लिक में जाके बोलते रहते हैं। बीजेपी वाले आके अभी देखिए भाई साहब आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मैं एज अ पब्लिक बोल रहा हूँ, एज अ पब्लिक नहीं बोल रहे हैं सर, एज अ बीजेपी आप बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप एज अ पब्लिक नहीं बोल सकते। आज मुझको मैं बोलूँ नहीं एज अ पब्लिक मैं बोलूँ, अरे भाई मैं एज अ कांग्रेस का की तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि मेरी चंद बातों को ना माने, खुदा ना खास्ता अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे इस वक्त जो बैठा हूँ कांग्रेस पार्टी के उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, टैग लगा के बैठा हुआ। इनको जो पसंद आता है वो बीजेपी का टैग लगा लेते हैं, नहीं पसंद आता है एज अ पब्लिक हो जाते हैं। कुछ तो आप लोग सीखिए कि क्या होता है, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हमने प्रूफ के साथ आपको चोर प्रूव किया हुआ है। आप इल्ज़ाम ख़त्म कीजिए, ख़त्म हो गई, प्रूफ के साथ में ख़त्म कर दीजिए उसको, तो हम मान लेंगे। आप आ गए कि बोले आप सबसे पहले रिज़ाइन कर दीजिए, इतनी बड़ी मिर्ची लगती है आपको। इस तूफ़ान के दौर में भी हम लोग चंद स्टेट के अंदर बिल्कुल मजबूती के साथ में खड़े हैं सर, उसकी दाद दीजिए आप, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर हो। हम मजबूती के साथ इस तूफ़ान में भी आपको झेल रहे हैं, और आइंदा आगे आने वाले दिनों में आपको नाको चने चबाना पड़ेगी, और यही जनता आपको जूते मारेगी, जिस तरीके से बांग्लादेश और दूसरे शहरों में, नेपाल में हुआ है, ये जान लीजिएगा। डॉक्टर मल्होत्रा जी, डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जी, शरद पवार साहब was a part of the Congress when the सीताराम केसरी एपिसोड happened, और नरेंद्र मोदी साहब ने आज ही जिक्र किया कि राहुल गांधी जी घर पर गए, कांग्रेस पहले क्या किया, अत्याचार जो सीताराम केसरी पर कर दिया, बाथरूम में बंद कर दिया, फिर चला। तो हाउ डू यू सी दैट? इज द कांग्रेस, यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, इज द कांग्रेस एंटी दलित, दलित विरोधी है क्या? As we would say that these talks are absolutely unnecessary, and these are the talks which are like deviating people from the main मुद्दे जो आजकल जो मेन मुद्दे जो है, जो फार्मर्स के मुद्दे है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे है, जो लेडीज की सुरक्षा के मुद्दे है, जो अर्थव्यवस्था जो अभी चल रही है, तो ये जो मेन मुद्दे छोड़ के ये सब लोगों को डिविएट करने का कुछ तो एक टू ट्राई टू स्टार्ट सम आर्ग्यूमेंट, एंड देन एवरीबडी सॉर्ट ऑफ गेट्स डिविएटेड इनटू दैट। सो यही सब बातें हो रही है, ये सब फिजूल की बातें हैं। अरे लोगों को अभी क्या चाहिए? लोगों को मेन मुद्दे, लोगों को अपने प्रॉब्लम्स का हल चाहिए। इन्होंने बोला कि फार्मर्स के बारे में बोलते नहीं है, अरे फार्मर्स के बारे में तो आपको बोलना चाहिए, ये फार्मर्स के बारे में तो हम लोग कैसे नहीं बोलते हैं? हम लोग फार्मर्स के बारे में भी बोलते हैं, हम लोग इलेक्शन कमीशन के रॉन्ग डूइंग्स के लिए उसके लिए भी बोलते हैं, तो फार्मर्स के बारे में तो बोलते कैसे नहीं? हम लोग ने तो ब्लैक दिवाली का तो बात आगे बढ़ाई थी कि हमने बोला कि फार्मर्स की दिवाली बहुत बुरी होने वाली है, और and it so happened that nothing was given to the farmers। तो हम लोग कैसे नहीं डिस्कस करते? हम लोग तो फार्मर्स के मुद्दे, सब लोगों के मुद्दे, जो शोषित पीड़ित है उनके मुद्दे तो आगे लाने का तो हमेशा प्रयत्न करते हैं। यार these are the people जिन्होंने इलेक्शन के पहले कुछ अलग अलग चीजें निकाल के, हमेशा हमने देखा हुआ है कि बीजेपी ऑलवेज ट्राइज टू डिविएट एवरीथिंग। अभी कांग्रेस जैसे राहुल गांधी जी अच्छे मुद्दे आगे लाते हैं, प्रॉपर उन्होंने जो भी बोला है, जीएसटी के बारे में बोला है, किसी जो भी चीजों के बारे में बोला है, उसमें जो भी सत्यता आगे दिखती है, इनफैक्ट ही फोरसीज समथिंग एंड बट उसको क्रिटिसाइज करने के लिए उनको दूसरी कोई बातों से डिविएट करना चालू कर देते हैं। दिस इज बिकम अ रेगुलर पैटर्न, डॉक्टर मल्होत्रा जी, आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने और शरद पवार साहब ने फलटन में जो सुसाइड हुआ था, उनका आलोचना कहा कि दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर। राहुल गांधी जी ने कहा, शरद पवार साहब ने कहा कि पॉलिटिकल एंड पुलिस दोनों इसमें इन्वॉल्व है, दोनों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाउ डू यू सी, बिकॉज आपने वुमन कमीशन और वुमन के राइट्स को लेकर बहुत सत्ता आंदोलन छेड़े, Dr. Malhotra, how do you see that Fulton suicide? See, basically, it is a most unfortunate thing, and I, being a medical doctor, I know कि how much मेहनत her parents and she must have done before becoming a doctor. How many the hours of studies and how much of the things she must have put into this, and after that,
she's being posted to some place where the government, the state government, the institution is not offering her any safety. This is very unfortunate thing. I mean, don't you think that a lady doctor or anybody in the government job is posted somewhere in a remote place? Shouldn't they be offered some safety? And what about the institutions? I would say paralysis or not hearing to her pleas. I think she had complained many times about the pressure she was facing to give the wrong reports, something which was forced on her to become, trying to make her corrupt, which she was not. She was resisting that, and then trying to exploit her mentally, physically. I mean, this is not done. And then nobody was there to listen, give a hearing, listening to her please. Nobody heard her. This is very absolutely very bad. And then just to protect the people, protect the political nexus also comes in, tries to protect the police for police, and then it is vice versa. Both try to protect each other. And where is the common the poor girl? She was supposed to look at the health of the state people, and the police, which should have looked after the security of the state people. What are they doing? It's an utter failure. So definitely this is an institutional nexus or institutional failure or what paralysis. So this is what it is. I mean, see, what is the point? Now we hear in the media that BJP and all the whatever other people are, they are promising that they will catch the culprit, and this will be, giving big talks. But what is the point? You should have some. You should form an SIT. You should have some counseling centers where such people are given hearing this thing. They should be heard. Their complaints should be heard, and in all these things should be rectified before. What is the point in after she's committed a suicide, and after that showing that, oh, we will take legal action immediately? What's the point in saying all this? Why wasn't she given protection before? Why wasn't she heard before? Why wasn't her mental distress solved before? So this is an institutional. It's a failure also. I mean, where is this leading to? No, but Dr. Malhotra ji, मेन चीज डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जी, बात यह है कि क्लीन चिट फडणवीस साहब ने दोनों को क्लीन चिट दे दिया। एक के फलटन का जो एमपी है उनको क्लीन चिट दे दिया। इतने जल्दी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ नहीं है तो क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? इतना फास्ट कोई इन्वेस्टिगेशन होता है? आप भी बताइए कि इतने फास्ट कैसे किसी को भी क्लीन चिट दे सकते हैं? इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली। देन इतने जल्दी होता है तो उसमें समथिंग इज वेरी डूबियस। पुणे वाले केस में भी मुरलीधर मोहोल के करप्शन केस, जैन मंदिर, जैन लैंड स्कैम में भी फडणवीस जी ने उनको क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट यहां पर भी दिया, फलटन में भी दिया। क्लीन चिट को कैसे दे सकते हैं इतने जल्दी? इन्वेस्टिगेशन होना नहीं चाहिए क्या? इफ देयर इज अ डाउट देयर हैज टू बी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। बाकी चीजों में अभी देखिए आप, भीड़ में क्या होता है, कितने दिन इन्वेस्टिगेशन चले, उसमें कुछ होता ही नहीं है आगे। Either you give them a clean sheet fast, or the investigation gets prolonged to such an extent that we do afterwards everybody forgets what happened and what is the result, and nothing is being told to public. So Fadnavis ji, when he came to power, respected Fadnavis ji, he had promised that he will give safety to the people of Maharashtra, that Maharashtra will be a safe place. So, but where is this? Where is the safety over here? Why isn't everything investigated very transparently? Why people are not taken into confidence? And why don't I mean, there is an absolute failure of the Home Ministry. Security, people, such things can happen in a remote place. All these things should be thought before, and steps should be taken accordingly. As Indian Medical Association and Indian Medical College, they have said that okay, there should be some counseling centers where all these things should be looked into. So don't you think this is an absolutely disregard of disregard of education, of someone's education, and what is the hard work they have put in? Shouldn't the people who work in the state government, shouldn't they be given safety? Government jobs shouldn't they be safe? Dr. Malik,
डॉक्टर अविरल मलिक साहब, आप सुने डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा जी ने जिस प्रकार से कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी के स्लोगन है, महिला सशक्तिकरण मोदी जी के स्लोगन है, तो क्या हो रहा है? क्लीन चिट पहले पॉलिटिशियंस को दिया जा रहा है, करप्ट मिनिस्टर्स को क्लीन चिट दिया जा रहा है। अब पहले जैसे आसिफ फारूकी साहब ने कहा वॉशिंग मशीन, पहले डिस्कशंस में बहुत पहले कहते थे कि वॉशिंग मशीन आपका सब क्लियर, सबको क्लीन चिट, सब करप्ट फ्री, मगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इस पे कॉम्प्रोमाइज कभी होना नहीं चाहिए। डॉक्टर मलिक जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से क्लीन चिट का और जहां तक पर्टिकुलरली विषय है ये वॉशिंग मशीन वाले जो सवाल है, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को वॉशिंग मशीन, एक तरीके से इनके पास कई सारी वॉशिंग मशीन होंगी और कांग्रेस पार्टी एक्सपर्ट भी है वॉशिंग मशीन में, क्योंकि अगर उदाहरणों की बात कर ली जाए पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ करके, तो हमारी सबकी आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने शीला जी का अपमान करने का काम किया, इन्होंने उसके साथ अलायंस कर लिया। अब मुझे मालूम नहीं है कि कैसे इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी उसको, और कैसे उसके साथ अलायंस कर लिया था, और कैसे उस व्यक्ति को वॉशिंग मशीन ये लाए थे वॉशिंग मशीन, या फिर वो महानुभाव लाए थे वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग पाउडर कौन सा था, वो सामने वाले आम आदमी पार्टी के लोग लाए थे वॉशिंग पाउडर, या फिर कांग्रेस पार्टी वॉशिंग पाउडर लाई थी। अब इस विषय पे तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे, मैं समझता हूँ ठीक रहेगा, लेकिन पर्टिकुलरली जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के प्रति समर्पित राजनीतिक दल है। एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का विकास, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से करप्शन का, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आए, करप्शन किस प्रकार समाप्त हो, पॉवर्टी किस प्रकार से समाप्त हो, इसकी निश्चित रूप से चिंता की जाना अत्यंत आवश्यक है, और निश्चित ही वो की जाती है, की जा रही है। और जहां तक पर्टिकुलरली विषय है एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, अगर आरोप लगाने की बात है, मैं समझता हूं असल मुद्दों पे चर्चा करें, उन पे बात करें, तो शायद ग्रामीणों का भला होगा, देश की आबादी का भला होगा, नौजवानों का भला होगा, किसानों का भला होगा। लेकिन एक तरीके से जिस प्रकार के अनर्गल मुद्दे उठाने का काम विपक्ष कर रहा है, उसी कारण से विपक्ष हार रहा है, और सकारात्मक विपक्ष के रूप में इन्हें कार्य करना चाहिए, और अगर सीख रही है तो बसपा से सीख लेना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी, जिस प्रकार से उनके द्वारा स्पष्ट तौर पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विषय में उनके द्वारा कहा गया, उन्होंने सच्चाई को स्वीकारते हुए और मोहर लगाने का किस प्रकार से काम किया, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं उन पे स्पष्ट मोहर लगाने का काम किया। मैं समझता हूँ सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए ही कोई भी व्यक्ति पार्टी में आता है, और अगर किसी पार्टी लाइन के आधार पर चलना है, एक पार्टी लाइन को देखते हुए चलना है, तो मैं समझता हूँ राजनीति में आने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जहां तक विषय जनता का या फिर एक तरीके से राजनीति में आने का, तो राजनीति में कोई भी व्यक्ति इसीलिए आता है या आना चाहिए कि वो देश का विकास करे, सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम करे, युवाओं, गरीबों, किसानों के हित में फैसले ले सके या उनके हित की बात कर सके। लेकिन अगर एक तरीके से आलोचना करने के उद्देश्य से ही बात रखनी है, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच असल में तो बीजेपी के शासन में ही है। इमरान मसूद हैं, सहारनपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उन्होंने बोटी बोटी का बयान दिया था मोदी जी के लिए। मोदी जी छोड़िए, इस देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने बोटी बोटी वाली बात कही थी। मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, और ये देश के लोकतंत्र प्रजातंत्र पे हमला। और उनके बाद कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी दिया, बाकायदा प्रचार भी किया, और इमरान मसूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और कांग्रेस से बने, लेकिन कांग्रेस कहती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और उसके बाद इमरान मसूद ऐसा बयान देते हैं। तो आखिर किसकी हिम्मत रही होगी किसी भी युग में कि किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बात कह दी जाए। और उसके साथ साथ इंदिरा जी का तो युग सबको याद है, 75 से 77 के मध्य में आपातकाल लगा के जबरन सबको जेल के अंदर ठूस दिया था। और उसके साथ साथ जहां तक विषय प्रेस का, प्रेस की बिजली काट दी गई थी, लोकतंत्र पे ताला जड़ दिया था, लोकतंत्र का, संविधान का जनाजा निकाल दिया था, कोर्ट्स पे ताला जड़ने का काम किया गया था, संपूर्ण विपक्ष जेल भेज दिया गया था, चाहे वो चरण सिंह जी रहे हों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, अन्य राजनेता हों,
एक तरीके से सबको जेल भेजा गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हों और जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट को दबाने का काम किया गया, लेकिन उन विषयों पे कोई बोलता नहीं है क्योंकि सबको अपना पॉलिटिकल डॉक्टर मल्होत्रा को चाहिए 1 मिनट में और सब अपने आधार पे बात रखते हैं, बात को वैसे ही घुमाते हैं जैसे उन्हें सूट करती है। just retort by Dr. Malhotra. बोलिए, then I'll go to Asif Faruqi साहब. Yeah, I wanted to say that I think the topic which we were discussing was the safety of women in Yes. Maharashtra. बिल्कुल. And as usual, the BJP took us for some other different ride, and the topic which we were discussing was kept aside. Correct. This is what I think BJP always what I was trying to say, that they deviate from the main topic. This is what I was Yes. to say. फारूकी साहब, राहुल गांधी जी ने कहा है जो फल्टन वाले सुसाइड है वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है. इट्स एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर. सरकार, पुलिस, पूरे सरकारी यंत्रणा मिलकर उस बेचारी डॉक्टर को मार डाल दिया, फीमेल डॉक्टर को. आप कैसे देखते हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. उस समय आवाज कट रही थी, अब स्पष्ट सुनाई दिया है। नारी सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पे शायद कुछ सवाल इनका है। बेटी बचाओ. वो उस समय आवाज कट रही थी पूर्ण रूप से, और पर्टिकुलरली जहां तक विषय है नारी सशक्तिकरण का, महिला सुरक्षा का, और महाराष्ट्र प्रदेश का, देश भर का जहां तक बात है, तो नारी सशक्तिकरण का पूर्ण रूप से अगर किसी पार्टी ने ख्याल रखा तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने रखा। और उसके साथ साथ बेटी बचाओ की हम बात करते हैं, नारी सुरक्षा और नारी सम्मान की हम बात करते हैं। और रही बात उदाहरण, तो एक मात्र उदाहरण, और वो भी मैं नॉर्थ इंडिया से ही दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश की बात है, जहां तक विषय है एक तरीके से उत्तर प्रदेश का, हमारी सरकार बनी, तत्काल एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ, और सबसे पहला विरोध करने वाला अगर कोई राजनीतिक दल था एंटी रोमियो स्क्वाड का, तो वो थी समाजवादी पार्टी। एंटी रोमियो स्क्वाड से दिक्कत किसी को नहीं हुई, दिक्कत सीधा समाजवादी पार्टी के लोगों को हुई। अब ये अजीब सी बात है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, हमने वायदे को पूर्ण करते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, नारी सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए और नारी सम्मान के लिए, और उसके बाद इनके द्वारा विरोध किया गया। मैं समझता हूं जिस प्रकार की बातें की जाती हैं, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, बहुत ही दुखद हैं, और जनता देखती है, देख रही है, इसीलिए लोग विपक्ष में बैठे हैं। अब जहां तक एनसीआर डाटा आपके खिलाफ है यूपी में, आज के समय में एक युग आ गया कि भाई मीडिया वालों को बुलाओ, प्रेस को बुलाओ, सामने बैठ जाओ, 10-15 माइक रखो और उसके बाद बैठ करके तंज कसते रहो मोदी जी के ऊपर, मुद्दों की बात मत करो। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के ऊपर तंज कसते रहो, और वो भी एक तरीके चुटकुले टाइप वहां बोलते रहो, कुछ भी बोलना है क्योंकि वो मीडिया में जाना चाहिए और एक हेडलाइन बननी चाहिए, और एक पर्टिकुलरली हेडलाइन के हिसाब से बोलने का कुछ लोग काम करते हैं। मैं समझता हूं ये सब लोग पूर्ण रूप से तब तक हारते रहेंगे जब तक ये असल मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे। किसान का मुद्दा इन्हें नहीं दिखता है, किसान के विषय पर ये कोई डिबेट भी नहीं चाहते हैं, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, जिससे गांव में अगर आप जाकर पूछेंगे और ये ईवीएम की बात करेंगे कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप सर्वे कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में कर लीजिए, देश में कहीं भी कर लीजिए, और मैं तो पश्चिमी यूपी की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, ईवीएम के मुद्दे से कोई लेना देना ना कल था, ना आज है, ना होगा। कोई ईवीएम पे गांव का आदमी डॉक्टर मल्होत्रा ने चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, खेत में काम कर रहा है, उसे कोई लेना देना। काला दिवाली मनाया था शरद पवार साहब ने यहाँ पर किसानों के हित में, बोले किसान को कुछ नहीं मिला, इतना जबरदस्त तरीके से फ्लडिंग हो गया, उनका जमीन गए, उनके हर चीज गए, वो कुछ नहीं मिला। तो काला दिवाली मनाए थे, किसान के बात तो कर रहे, शरद पवार साहब कर रहे, हर्षवर्धन सबकाल साहब कर रहे, राहुल गांधी जी कर रहे। यू वांट टू कमेंट ऑन दैट बिफोर आई गो टू आसिफ फारूकी साहब? नहीं, देखिए, जहां तक शरद पवार साहब का विषय है तो हम निश्चित रूप से सभी सम्मान करते हैं पवार साहब का, और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली किसान के मुद्दे का और महाराष्ट्र प्रदेश के किसानों का, मैं समझता हूं महाराष्ट्र के किसानों या देश के किसानों, हमारी सरकार रही केंद्र सरकार, जिसके आने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चालू हुई, फसल बीमा योजना चालू हुई, फसल बीमा योजना से सीधा किसान को लाभ मिलता है, और उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ हुई, और उत्तर प्रदेश में तो 1-1 लाख रुपए तक का लघु एवं सीमांत किसानों का योगी जी की सरकार 17 में बनी, उसके पश्चात 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज भी माफ किया गया। और रही बात महाराष्ट्र प्रदेश की, देश के अन्य विभागों की, ये स्पष्ट है केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ किसान को सीधे मिले, और बीज का जो बिचौलिया राज है वो समाप्त हो, और एक तरीके से जो बीज का विषय है, बीज पर्टिकुलरली किसान तक सीधे तरीके से पहुंचे, सही और सस्ते दाम पे पहुंचे, और उर्वरक की अगर बात कर ली जाए, डाई हो, यूरिया हो, और उसके साथ साथ अन्य फर्टिलाइजर्स की बात हो जो किसान यूज करता है, वो किसान तक सही दाम में पहुंचे, कम से कम दाम में पहुंचे, सब्सिडाइज रेट में पहुंचे, इसकी हमने चिंता की है और निश्चित रूप से की जाएगी। और महाराष्ट्र प्रदेश के किसानों का हित निश्चित रूप से सर्वोपरि रहा है, और देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश में निरंतर कार्य जारी है।
और इस चीज को विपक्ष भी महाराष्ट्र प्रदेश का सराहना करता है कई बार। मैं फारूकी साहब, अमित शाह जी आज आए थे, अमित शाह जी ने कहा पूरे महाराष्ट्र का हर जिला में बीजेपी की ऑफिस होगा, पूरे देश में हर जिला में बीजेपी की ऑफिस होगा, और 2026 का टारगेट दिया। मगर यहां के किसान हो गए, जैसे जो राहुल गांधी जी ने कहा इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, सुसाइड नहीं है महिला के, और जो माहौल पुणे में क्लीन चिट देवेंद्र फडणवीस, कैसे देखते हो करप्शन, महिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अमित शाह जी जिस प्रकार से कह रहे पूरे देश में हर जिला में बीजेपी के ऑफिस होंगे, हाउ डू यू सी दैट, कैसे रिलेट करते हो आप? सर आपने बहुत अच्छी बात कही अभी, और आपके सवाल में ही बीजेपी की पूरी गंदगी नजर आ रही है कि आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। इन बीजेपी वालों का स्लोगन बहुत अच्छा अच्छा होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस बेटी को इन्होंने बचाया? आज जिस तरीके से औरतों के खिलाफ में क्राइम बढ़ा हुआ है, शर्म आती है। सर मेरी 4 बेटियां हैं, और मुझको इसी आपके चैनल पे आके तीनों, मुझको अच्छे से याद है, बीजेपी के प्रवक्ता भी थे, एनसीपी वाले थे, और हम थे, और तीनों ने रो के ये अहद लिया था कि हम पार्टी लाइन से ऊपर रह के कम से कम हम अपनी बेटी बीवियों बच्चियों की हम लोग हिफाजत करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है, न सिर्फ लड़कियों के खिलाफ बल्कि हर एक के खिलाफ। जिस तरीके से लड़कियों के मध्य प्रदेश में छेड़ा, इससे पहले जिस तरीके से पडगा के अंदर इंस्पेक्टर को मारा, उस वक्त भी हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोले कि ये कानूनी तरीका नहीं है, ये आप किसी को डरा धमका के काम नहीं कर सकते, हमारे पास कानून बने हुए। लेकिन इन्होंने खर्चे कर दिया। इनके वहाँ स्लोगन्स अच्छे हैं सर, लेकिन अमल नहीं करते। इसी महाराष्ट्र के अंदर इतने किसान सुसाइड कर रहे हैं, दिन ब दिन उनका परसेंटेज भी बढ़ते जा रहा है। इन्होंने क्या उसके लिए किया? कोई नहीं। आज भी किसान कल से ज़्यादा सुसाइड कर रहा है। इतनी सैलाब आया शोलापुर और उस इलाके में, विदर्भ में, सब जिस तरीके से हमारे नुकसान हुए किसान भाइयों के, हमने इनसे ये कहा था कि भाई उनके कर्जे कम से कम माफ़ कर दीजिए, एडजस्ट मत कीजिए। अभी तक इनके कर्जे माफ़ नहीं हुए हैं सर। उसके बाद आप आइए कि यूपी के अंदर जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़े हुए हैं। अब अमित शाह जी ने जो कहा है वो पार्टी की ऑफिसेज के बारे में कहा है। पार्टी के ऑफिसेज बन जाने से इनके गुंडे जो है आगे बढ़ बढ़ के और ज़्यादा जातियाँ करेंगे, क्राइम बढ़ाएंगे, उससे देश का भला होने वाला नहीं है। मलिक साहब की एक बात तो बहुत अच्छी लगती है कि बैठ के बात कीजिए। अरे साहब, बात करने से काम नहीं बनने वाला है। बात तो अपोजिशन वाले कर ही रहे हैं, आप तो सुनते नहीं है। आपको तो सुनना है और सुन के अमल करना है। अपोजिशन के हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता आपके हाथ में है। आप तो सुनते ही नहीं है, आप बात करके सिर्फ बहला देना चाहते हैं। आप सुनने के लिए तैयार नहीं। आप सुनिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। आप देखिए कि पूरी इस देश की हालत क्या हो गई। नौजवान बेनौकरी का घूम रहा है, महंगाई अपने चरण पे है। आप 200 से 300 रुपये सिलेंडर का हुआ था तो आप सड़कों पे निकल गए थे। आज 1000-1200 रुपये सिलेंडर का भाव है। पेट्रोल का भाव देख लीजिए, डॉलर का भाव देख लीजिए, सोने का भाव देख लीजिए। आज जनता, और दाल चावल का भाव देख लीजिए। सोना चांदी तो इंटरनेशनल मामला है, लेकिन आज दाल चावल का भाव देख लीजिए, एकदम वो महंगाई अपने चरणों पे है। लेकिन आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आगे बोलेंगे राहुल जी केसरी जी के घर पे क्यों गए, ये भी एक अच्छा और डिसेंट कल्चर है। मैं बोलता हूँ राहुल जी जब से पॉलिटिक्स में आए, जब से वो जानते हैं, आप उनके ऊपर एक उंगली उठा दीजिए कि कल्चरली उन्होंने कोई गलत बात कही या कोई गलत, आपको उनके एक एक बातों को मानना पड़ा। टेक्निकल भी, कल्चरल तो छोड़िए, जीएसटी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, और दूसरे मामला हो, जो चोरी का मामला है कि भाई आप लोग चोरी कर करके आप लोगों ने जिस तरीके से सत्ता हासिल की है वो कितना निंदनीय है। केजरीवाल ने थोड़ा वो किया, आपने चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया, सिसोदिया को अंदर कर दिया, हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, जिसने आपकी बात नहीं सुनी उसको अंदर कर दिया। और बहुत से ऐसे लोग आपकी पार्टी में हैं जो आपकी पार्टी जैसी ज्वाइन की वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल गया, क्लीन हो गया, रातों रात जो है उसके ऊपर केसेस ख़त्म हो गए। सर मुंह मत खुलवाइए, आप लोग कुछ उनके ऊपर उनका सहारा कीजिए। फार्मर्स के ऊपर अत्याचार जितना आपने किया, मेरे ख्याल से उतना अत्याचार तो मिला के 70 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट के से नहीं हुआ था। और आप फार्मर्स की बात करते हैं, वो तो भला हो कोविड का, उसमें आपको पूरे सब लोगों को अंदर, वरना साल भर उन्होंने
सर्दी वहीं झेली, गर्मी वहीं झेली, बरसात को सड़क पे झेले फरमा, आपको ज़रा भी उनके ऊपर दया नहीं आई कि आप उनसे बात कर लें। तो मुझको लगता है कि आप अपनी बातों से कि सिर्फ सत्ता हासिल करके चोरी चकारी से कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से आप डील नहीं कर सकते। आप एक एक शहर में, एक एक इलाके में, एक एक वार्ड के अंदर बीजेपी की ऑफिसेस खोल सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर आप जोर डाल के कि क्राइम रेट कम हो, ऐसा ये डर कायम नहीं कर सकते। वरना इतना अत्याचार जिस तरीके से पुलिस वाले ने उस एक डॉक्टर लेडी के ऊपर किया है, ये बड़ा निंदनीय है। आपको शर्म आना चाहिए और लड़कियों से नहीं, इस पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं एज अ 4 बेटियों के एज अ बाप मैं माफ़ी मांगता हूँ। एज अ मर्द हो के हम लोग इस तरीके के क्राइम को नहीं रोक पा रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं इसके लिए अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मैं माफ़ी मांगता हूँ इस चैनल पे। अगर आप में दम है तो आप माफ़ी मांगिए इस चीज़ के लिए। डॉक्टर मल्होत्रा जी, रोहित पवार जी ने जिस प्रकार से अमित शाह जी के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए थे, उसमें होर्डिंग्स में था वेलकम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल के साथ तुलना। तो रोहित पवार जी का कहना कि आप बड़े बड़े नेताओं का अपमानित मत कीजिए। हाउ डू यू सी रोहित पवार स्टेटमेंट, डॉक्टर मल्होत्रा? जी डेफिनेटली। कहा वल्लभ भाई पटेल, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, बट दिस इज व्हाट अनफॉर्चुनेटली वी सी दैट महात्मा गांधी के साथ किसी का कंपैरिजन होता है, किसी का भी किसी के साथ मतलब कंपैरिजन होता है। दिस ये जो टेंडेंसी है, दैट इज नॉट अ राइट टेंडेंसी टू हैपन। जो 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 हमारे बुजुर्ग है, वो जो हमारे सीनियर जो रह चुके हैं, उनकी तुलना कैसे की जाती है? And it is a very bad culture that to try to replace them, और उनकी तुलना की जाती है। This is a very bad culture. Naturally, people who are the same-minded people are going to voice against it. फाइनल वर्ड अविराज मलिक साहब, एंड विथ यू। आसिफ फरीक साहब कुछ बोल रहे थे आप? सर 8 बजे मेरी मीटिंग। एंडिंग विथ लास्ट एक 1 मिनट समाप्त करेंगे। अविराज मलिक जी, फास्ट बिफोर वी एंड। मलिक साहब जी देखिए, जहां तक पर्टिकुलरली विषय है और उसके साथ साथ जहां तक एक तरीके से चाहे देश की राजनीति का विषय हो, महाराष्ट्र की राजनीति का विषय हो या इनके सवालों का विषय हो, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इन्हें बुनियादी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और जहां तक पर्टिकुलरली विषय है, एक तरीके से आज के समय में बिहार में भी अब चुनाव है, तो ये जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोग हैं, ऐसा जनता के दिमाग में स्पष्ट रूप से देश भर में आ चुका है और जनता स्पष्ट तौर पे उसी के आधार पर वोटिंग कर रही है। इसलिए विपक्ष चुनाव दर चुनाव हार रहा है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि जहां तक विषय पॉलिसीज का, पॉलिसी डेवलपमेंट का और उसके साथ साथ गरीबों के हित की रणनीति बनाने का, वो स्पष्ट रूप से हमारी सरकार बना रही है। Thank you, Asif Fariq from the Indian National Congress, Dr. Surendra Malhotra from the NCP Sharad Pawar, thank you so much. Dr. Abhiraj Malik ji from the Bharatiya Janata Party, thank you so much for being on the show. Thank you very much. As we always end with a preamble to the Constitution that says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality that is equality before the law and equal protection of rights. When you talk about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. When you talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now, subscribe to that icon. When you subscribe to that icon, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. And we in Nation Now believe that it's a fundamental duty of all political parties and political leaders to come together to protect and preserve the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives, the Republic survives, and if the Republic survives, the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar on Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.